क्या था कि मैं उस फिल्म की लॉन्च के लिए, वो मेरी रीसेंट फिल्म थी, गिनी वेट सनी टू। तो उसके ट्रेलर का लॉन्च था। तो मैं वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलेरी टाइम्स। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अभिनय के धुरंधर, जिनकी मौजूदगी हर किरदार को एक नई पहचान देती है। इन्होंने हर किरदार में ऐसी यात्रा कराई कि हम दर्शक आज भी उन्हें भूल नहीं पाए। एक और अभिनय की दुनिया में इन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई, तो दूसरी ओर ये उस परिवार से आते हैं जहां शब्दों और गरिमा इन्हें विरासत में मिली। इनके पूज्य पिताजी देश के प्रसिद्ध समाचार वाचक रहे हैं, श्री देवकी नंदन पांडे जी। और आपने हमने स्टारडम हम आज देख रहे हैं। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं, उन्होंने स्टारडम 70s 80s में देखा है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट, भारतीय सिनेमा और टेलीविजन के शानदार अभिनेता सुधीर पांडे जी। सर नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक मैं यू। थैंक यू बोलूंगा कि सर आपने इस नाचीज को अपना प्रेशियस टाइम दिया सर। नहीं, थैंक यू की कोई बात नहीं, बल्कि मेरा सौभाग्य है और कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। हमने आमतौर पर आपको पर्दे पर सीरियस रोल्स में देखे हैं। तो आप पर्दे पर तो सीरियस हमने देखा, ठीक है, वो कैरेक्टर की डिमांड है। तो आम हाँ। जिंदगी में आप किस तरीके से लाइफ को जीना पसंद करते हैं, खास करके ऐसे दौर में जो जब बच्चे से लेके बड़े तक सब यही कह रहे हैं लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है। देखिए, लाइफ तो हर दौर में हेक्टिक ही रहती है। अगर जीवन जीना है तो हेक्टिक तो होना ही पड़ेगा। और बल्कि जो लोग वो कहते हैं ना कि सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है अपना वो सिल्वर स्पून बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए। तो वो मेहनत और वो तो किसी दौर में कम नहीं होगी, क्योंकि उसके कई फैक्टर होते हैं। अगर आप अच्छे संपन्न हैं तब भी आपको सरवाइव करना है। आपके अंदर भीतर छुपा हुआ कोई कोई टैलेंट है, कोई प्रतिभा है, आप उसको दिखाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो एक ऊर्जा होती है जो बाहर निकलना चाहती है। तो हर तरह के दौर में हर तरह के लोग होते हैं जिनको मेहनत तो करनी पड़ती है, लगे रहना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले जब आपका एक हम्म। वीडियो वायरल हुआ था, हाँ, तो हाँ, वैसे तो उसमें बहुत से लोगों को आपका स्टेटमेंट पढ़ने को भी मिला था, आपने उसको डिक्लाइन किया हाँ, था। हाँ, हाँ। लेकिन उसका मैटर ये था कि उसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको भी लगा होगा कि देश की जनता आपको कितना प्यार करती है, जी, चाहे इसीलिए वो। मैंने उन वो जो आया था उसको वैसे डिनाई नहीं किया था। मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत है, ये यार ये किसने डाल दिया, ऐसा कैसे है, मैं तो आज भी रिलेवेंट हूँ। इस तरह के कोई मैंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए। मैंने खाली जब लोगों के रिएक्शंस देखे, जब मैंने देखा कि लोग मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस दे रहे हैं, तो उनकी चाहत और उनका कंसर्न देखने के बाद मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये जो फिल्म के लॉन्च के दौरान हुआ है, और मुझे आज पता चला कि मेरे कितने चाहने वाले। तो मैंने वो जो क्लिप है उस क्लिप के बारे में कुछ नहीं कहा कि ये क्लिप गलत है, क्लिप ने कैसे डाल दिया, ये गलत चीज नहीं। कोई नहीं, जिसने डाला उसकी मर्जी, उसको उसमें कुछ ऐसा नजर आया होगा जिसने भी किया। लेकिन मुझे उस क्लिप के माध्यम से ये पता चल गया कि मेरे कितने चाहने वाले हैं, मेरे कितने वेल विशर्स हैं, मुझे कितने लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मेरे गुड विशेस दे रहे हैं। तो वो मेरे लिए एक रियली, जिसे कहना चाहिए, दिल को छू देने वाला मोमेंट था। तो जैसा कि आजकल हम देखते हैं, कुछ सेकंड्स आदमी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दे रहा है सोशल मीडिया। हाँ। तो जी, उस जी, जी। वीडियो में जो कुछ सेकंड्स हैं, वो जो हाँ। फ्यू मोमेंट्स हैं, तो क्या उसमें वाकई सच्चाई है? हम एज ए फैन यही समझे कि आपको इग्नोर किया गया। नहीं, और उसमें सच्चाई नहीं है। और वो क्या था कि मैं उस फिल्म की लॉन्च के लिए, वो मेरी रीसेंट फिल्म थी, गिनी वेट सनी टू। तो उसके ट्रेलर का लॉन्च था। तो मैं भी इनवाइटेड था, सभी कलाकार इनवाइटेड थे, सभी टेक्नीशियंस इनवाइटेड थे, तो हम लोग गए वहां। और लेकिन क्या था कि मैं ऑलरेडी शूटिंग कर रहा था।
तो मैंने जहाँ शूट कर रहा था मैं उनसे मैंने परमिशन ली। मैंने कहा कि भाई मुझे ये फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है और मैं चाहता हूँ कि मैं उसका हिस्सा रहूं, तो मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा देखिए जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि शूट के बीच में से आप निकल रहे हैं, हम तब तक कुछ और कर लेंगे, लेकिन ज्यादा लेट ना हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं चला गया वहां पर और गया, मैं बैठा और सभी कलाकार मिले, प्रोड्यूसर मिले, डायरेक्टर मिले, सब मिले। और मैंने जब बैठे हुए थे हम ऑडियंस में, आगे फ्रंट सीट में ही थे, तभी मैंने उनसे कहा कि भाई देखिए मुझे शायद जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहां से आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप कहाँ हैं, कितनी देर में आप आएंगे। मैंने कहा नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ प्रोग्राम, जैसे ही शुरू होगा उसके बाद मैं बताता हूँ आपको मैं कब पहुंच पाऊंगा। तो ये मैंने कन्वे किया प्रोड्यूसर साहब को भी, डायरेक्टर को भी, शायद मुझे जाना पड़ जाए तो मतलब ये मत सोचिएगा कि मैं बीच से उठ के चला गया। तो मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी बस स्टेज पे बुलाने वाले हैं, तो आप भी आ जाइएगा ऊपर। मैं कहा, ठीक। फिर बुलाए गए, हम ऊपर स्टेज पे चले गए और स्टेज पे जाके सब लोग एक दूसरे से गले मिले, ये हुआ। तो दिखाने वाले ने वो सीन नहीं दिखाया जब हम आपस में सब स्टेज पे गले मिल रहे थे, हीरो अविनाश, मेघा। तो वो सारा डायरेक्टर, तो वो क्लिप नहीं दिखाए। वो सब मिल के बैठ गए, उसके बाद वन टू वन कुछ इंटरेक्शंस होने थे। तो उस वक्त मुझे लगा कि अभी ये फिर फोन मैसेजेस आ रहे हैं, फिर कॉल आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी बेचैनी हुई और मुझे थोड़ा सा अनईजी हो जाता हूँ मैं जब कभी के काम छोड़ के अगर अपना जाऊं तो, क्योंकि दूसरे का नुकसान हो रहा है, वो भी थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होता। तो मैंने कहा अभी क्या करें, सबके सामने मैं क्या बोलूं कि मैं निकल रहा हूँ, मैं पीछे से आ रहा हूँ, कैजुअली निकल गया। और मैंने उसको इतना कोई सीरियसली लिया नहीं, मैं चला गया और उसके बाद वहां जाके मैंने अपनी शूटिंग वूटिंग की। तो उसके कुछ दिनों बाद ही ये सब धड़ाधड़ एक दिन। अब मैं तो बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक में तो खैर मैं हूं ही नहीं। इंस्टा में भी मैंने इसलिए रन किया था कि फिल्म रिलीज होने वाली थी, मैंने कहा चलो थोड़ा उसको पब्लिसिटी वगैरह में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, ये करें। लेकिन एकदम ऐसा हंगामा हो जाएगा और मेरा मोबाइल जो है कंटिन्यूस बंद होना ही बंद वो हो गया, मतलब रुका ही नहीं। तो मैंने कहा समझ में नहीं आया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि भाई ये कोई आपका क्लिप वायरल हुआ है, तो और बड़ा हंगामा सा हो रहा है उसमें, तो आपका फोन, मैंने कहा ये तो बंद ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, देखा कि कमेंट्स आ रहे हैं, ये है वो है, और सारे पॉजिटिव कमेंट्स, सारे, मतलब इतने मुझे मतलब मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना शुक्रगुजार हूँ दर्शकों का। सारे जाने अनजाने लोग, और जाने हुए लोगों का तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन इतने अनजाने लोग मतलब मुझे वो दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुड विशेस दे रहे हैं। तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो वो है। तो किसी ने मुझे कहा कि नहीं, आपको रिएक्ट करना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई ये क्या है, कि कौन आदमी है ये जिसने ऐसा किया, ये क्या। मैंने कहा नहीं, मेरी आदत ही नहीं है इस तरह से रिएक्ट करने की। मैं क्यों रिएक्ट करूं? मुझे किसी उस पे गालियां पड़ रही होती, मुझ पे कोई लानत दे रहा होता, मुझे बड़ा बला मतलब भला बुरा कह रहा होता किसी कारण से, कोई मैंने ऐसी गलती की होती, तब तो मैं रिएक्ट करता, या शायद मैं तब भी नहीं करता। क्योंकि मेरा क्या है कि मैंने जो देखा है आजकल, एक राई का पहाड़ बना दिया जाता है और हम उस पहाड़ को रिएक्ट करके अपना सर फोड़ लेते हैं उस पहाड़ से। तो ये मेरे ख्याल से एक सोशल मीडिया में मुझे लगता है एक तहजीब की कमी है कि किस रिएक्शन को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया को एक मजाक बना लिया है, एक ऐसा वो बना लिया है कि घर घर बैठे बैठे गाली देने में आनंद आता है, किसी को बुरा कहने में आनंद आता है, ये हुआ है। तो लेकिन अच्छी खासियत किसी की जो है, जो क्वालिटीज हैं, जिसके लिए वो आदमी जाना जाता है, जो उसके अंदर प्रतिभा है, उसकी अगर आप तारीफ करें तब तो समझ में आता है। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करें, और जो ऐसा आदमी है जिसमें ऐसी प्रतिभा है,
वो कुछ ऐसा काम करता है, गलत काम करता है, और तब क्रिटिसाइज किया जाए तो ठीक है। तो मेरा ये वहां से खाली उठ के जाना, ना मैंने किसी के बारे में कुछ कमेंट किया, कुछ नहीं किया, वो मेरी पर्सनल वो थी। मुझे निकलना था दूसरी जगह, टाइम पे पहुंचना था, क्योंकि मैं किसी को जबान दे चुका था कि मैं पहुंच जाऊंगा इतनी जल्दी, और वहां दूसरे का नुकसान ना हो काम का। इसलिए मैंने किसी और चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। ये तो बाद में जब लोगों का रिएक्शन देखा तब मुझे समझ में आया। लेकिन वो उस रिएक्शन ने मुझे इतनी खुशी दी कि तभी मैंने जो बाद में उसके बारे में कहा, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा ऐसा क्लिप आया उसके बारे में, मैंने सिर्फ इतना कहा कि आज मैं, मुझे लग रहा है कि मुझे शुक्रिया कहना चाहिए उन तमाम लोगों का जिन्होंने मुझे इतने अच्छी दुआएं दी हैं, इतने अच्छी विशेष दी हैं मेरी फिल्म रिलीज होने वाली। ये सब मैंने कहा। तो मैंने उसको अगर गलत तरीके से रिएक्ट करता तो शायद वो एक अच्छी बात नहीं होती, ऐसा मैं समझता सर, आप तहजीब की बात कर रहे हैं, एटिकेट की बात कर रहे हैं। हूँ। आपका नाम कहीं ना कहीं आज भी एक जनरेशन ऐसा है जो, ठीक है, आज आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आपकी एक अपनी पहचान है, लेकिन एक हाँ। जनरेशन अभी भी है जो कहीं ना कहीं जब आपको देखती है तो आपके पिताजी को भी देखती है। जी जी एक जी। मर्यादा, तहजीब, एक स्तंभ थे, हम्म। स्टार थे हाँ उस हाँ। समय के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो आपकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो आज स्थिति है, ड्रग्स हम्म की बात हो रही है, जो हम्म। कंटेंट है बहुत पुअर, उन शब्दों को सुनना कई बार मुश्किल हो जाता है, हाँ दृश्यों को हाँ। परिवार के साथ बैठ करके देखना मुश्किल हो जाता है। जी तो जी जी। आपको नहीं लगता कि आज अगर आपको शुरुआत करनी पड़ती, आज हम्म आप ये इंडस्ट्री ज्वाइन करते, तो क्या आप वाकई ज्वाइन करते? और दूसरी बात कि आपको एक पुरोधा भी अगर कहा जाए फिल्म इंडस्ट्री का हम्म तो गलत नहीं होगा, आपने एक अच्छा खासा दौर देखा है। तो हम्म। एज ए गार्डियन आपको नहीं लगता कि कुछ इसमें सुधार, समझाएं, कुछ करें आप अपने स्तर पर? देखिए, मैं अपने स्तर पर तो एक पूरे मतलब ऐसा कुछ बड़ा कर नहीं सकता जो पूरे एक सिस्टम को बदल दे। अपने स्तर पर मैं ये कर सकता हूं कि मुझे जो ठीक लग रहा है, मुझे जो एक सही, जो चीज एक सही दायरे में हो रही है, वो मैं करूं, और उसमें ऐसा काम करूं कि जो लोगों को भी उस अच्छे काम को करने के लिए प्रोत्साहित करे। मैं उसी का हिस्सा बन जाऊं, अगर कि अगर ठीक है, गाली गलौज अगर होता है, तो अगर हम रियलिस्टिक सिनेमा की बात करें, अगर हम रियलिस्टिक कंटेंट की बात करें, तो थोड़ा बहुत ये समझ में आता है कि अगर एक ऐसा आदमी, बिल्कुल जो सड़क छाप आदमी है, या एक ऐसा कैरेक्टर, हम अपनी आम जिंदगी में भी देखते हैं, ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे कैरेक्टर्स होते हैं, जो सबके सामने गाली ना दें बल्कि घर में देते हैं। बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनका गुस्सा अपने घर में निकलता है, बाहर का जो बाहर की फ्रस्ट्रेशन है वो अपने घर में निकलती है, और घर में जब निकलती है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनके अंदर छुपी हुई गाली निकलती है। ऐसे पात्र हैं जो हमने देखे हैं, हम देखते हैं। हमारा काम, एक अभिनेता का काम वही है, ऑब्जर्वेशन, अपने इर्द गिर्द होने वाले हर पात्र को देखने का, जो एक और उसको सीखने का और उसको समझने का जो लेसन है, वो हमें समाज से ही मिलता है। समाज से बड़ा एक्टिंग के लिए या किसी भी क्रिएटिव काम के लिए समाज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कूल है, या पूरी यूनिवर्सिटी है, वो अपने आप होना चाहिए। सर सर, आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हाँ मुझे हाँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप समाज के नाम पर एक रॉन्ग जो एक्टिविटी हो रही है, जो रॉन्ग मैसेज आ रहा है, आप उसको हाँ। कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, जस्टिफाई नहीं कर रहा, हम्म। जस्टिफाई नहीं कर रहा। जिस तरह से हमारे समाज में चीजें हो रही हैं, जो या की जा रही हैं, और सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि जो सोशल मीडिया आया है, इस सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो बेहुदा कंटेंट, वो लोगों की अपनी फ्रस्ट्रेशन है। न्यूज में रहने के लिए हर आदमी, कहीं चाहे गांव, छोटी छोटी जगहों में चले जाइए, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और वो क्या कर रहा है उसको खुद नहीं मालूम। वो मोबाइल पे करके, हम भी कभी कभी जाते हैं, लोगों में किसी फंक्शन में जाते हैं, कोई हमसे ग्रुप कहता है कि सर आप एक सेल्फी ले लीजिए, सेल्फी लेने के बाद उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, मैं इसको इंस्टाग्राम में डालूंगा, मैं इसको वो फेसबुक में डालूंगा। अब क्या होता है कि मजबूरन वहां एक दो बार मना करना पड़ता है, लेकिन कभी अब जाओ पब्लिक प्लेस में तो
सेल्फी देने के लिए या ऑटोग्राफ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कोई जिसने इनवाइट किया सर दे दीजिए ना, एक सेल्फी दे दीजिए, तो ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब मैं सिनेमा के कंटेंट की बात करता हूं कि जो एक रियलिस्टिक सिनेमा भी, ये आज का दौर में ये तो हुआ है ना कि सिनेमा जो है एक काफी कुछ रियलिस्टिक सिनेमा बन रहा है, मतलब रियल लोकेशन पे शूट होता है, रियल कैरेक्टर्स होते हैं, उनका एक एनवायरनमेंट काफी होता है। जैसे 90s तक और ये सब जितना था एंटरटेनमेंट वाला सिनेमा था। नहीं, उससे मैं भी श्याम बेनेगल जी, मृणाल हाँ, सेन, वो लोग देखिए, भी हाँ, अच्छी फिल्में बनाते थे, बहुत बहुत रियलिस्टिक। अच्छी, नहीं 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 नहीं, सत्यजीत और रे उस, बनाते थे। हाँ हाँ, लेकिन उस वक्त उन लोगों को क्या कहा जाता था कि अरे यार ये पैरेलल सिनेमा वाले आ गए हैं, ये कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए पैरेलल सिनेमा का जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो बहुत अच्छी इंटेंशन से शुरू हुआ था। एनएफडीसी और ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे ऐसे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, जिनका रियलिस्टिक कंटेंट था। गांव में अगर शूटिंग हो रही है तो गांव में ही हो रही, लेकिन वो क्या था, एक बहुत साफ सुथरा था। उसमें गांव के माहौल में गाली गलौज नहीं डालते थे, वरना गांव के माहौल में आम कई जगह तो बिल्कुल कॉमन गालियां दी जाती हैं। हम देखते ही हैं, जाते हैं जब भी कभी गांव में या कहीं, और आपस में गाली गलौज चलता है, वो उनके जीवन का हिस्सा है। लेकिन वो रियलिस्टिक फिल्में बनाने वालों ने भी कभी गाली का सहारा नहीं लिया, बदतमीजी का सहारा नहीं लिया, दिखाया कैरेक्टर, अगर नेगेटिव कैरेक्टर है तो उसको नेगेटिव, उसकी परफॉर्मेंस, उनके उसके कंटेंट में दम था, ये भी कह सकते हाँ हैं। हाँ, कंटेंट में दम था, और क्या है, कंटेंट में दम था, लेकिन इस भाषा को यूज नहीं किया गया था। अच्छा, अगर उस कंटेंट में दम है और अगर हम इस भाषा को यूज करते हैं, देखिए हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो एक ना समझी है ना, मतलब बच्चा, अगर एक छोटा बच्चा है, वो गाली से पहले इंप्रेस होगा, और जो एक उसकी कैरेक्टर की जो खूबियां दिखाई जाएंगी उस पर ध्यान नहीं देगा। तो हमेशा कुछ ऐसा होता है कि जब आप गलत चीजें दिखा रहे होते हैं वो पहले अट्रैक्ट करती है। या आज ये मोबाइल फोन ये सब आया है, आप जो भी देख लीजिए, जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है, उसका उसका जितना फायदा है उससे ज्यादा उसका नुकसान हो रहा है। तो कहाँ एक दायरा तय हो, कहाँ एक लिमिट तय हो कि इसका इस्तेमाल इन चीजों के लिए करना चाहिए, इन चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। आज मोबाइल फोन लेके बच्चे, ये छोटे कॉलेज के कहीं के भी बच्चे, उसमें कोई भी कंटेंट देख सकते हैं, पोर्नोग्राफी देख लेते हैं, ये होता है वहां पे। आप किसी भी सबवे में चले जाइए, किसी ये ऊपर के जो अपना रेलवे स्टेशन के ब्रिज या कहीं ऐसी भी जगह चले जाइए, बहुत स्लम एरिया में चले जाइए, और लोग अगर ड्रग्स ले रहे हैं, वो कुछ शराब पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मोबाइल में बैठ के वो सब गलत चीजें देख रहे हैं, और फिर वो वहां से फिर वो होते हैं, उनसे वो मोटिवेटेड होते हैं और गलत हरकतें करते हैं। तो समाज में इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या है, आप कैसे रोकेंगे? टेक्नोलॉजी जो है वो तो हावी होती जाएगी, हमेशा रहेगी। और जैसे जैसे समाज बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, चीजें तब भी होती थी, छिपके होती थी, लेकिन अब चूंकि ये ऐसा मीडिया आ गया है कि आज मतलब सड़क में अगर कोई हादसा हो रहा है, आदमी उस हादसे में उसकी किसी की मदद करने से पहले वीडियो बनाने लगता है कि भाई एक आदमी सड़क में गिर गया, और जैसे पहले कहा कहते थे ना कि केले के छिलके से बड़ा जोक जोक नहीं होता था, है, उसको कहते थे ये पुराना जोक है। केले के में छिलके पे फिसल के एक आदमी गिर गया और लोग हंस रहे हैं, एक आधा जाता है उसको उठा लेता है। आज भी वही हाल है, अगर कोई गाड़ी किसी पे कीचड़ उछाल के चली जाती है, कोई मैनहोल में गिर जाता है, कोई कुछ, सबसे पहले लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं। तो ये मानसिकता जो गिर गई है हमारे समाज की, इसको ठीक कैसे किया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बहुत स्तर गिर गया है सोच का, और अच्छे अच्छे लोगों में ये सोच का स्तर गिरता जा रहा सर, आपने समाज की बात कही, समाज दर्पण है, ठीक है, ये बात है। सही है। हम्म, फिल्में भी इसी समाज का हिस्सा है, कोई इनकार हाँ, नहीं करता। जी जी आपकी एक फिल्म आई थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा, जी जी जी, लोगों ने काफी पसंद किया हाँ उसका। हाँ, मैसेज भी बहुत अच्छा था, आपका भी रोल काफी दमदार था। जी जी जी, उस फिल्म के टाइटल को लेकर के हम्म हम्म जया बच्चन जी ने कहा कि ये क्या हम्म नाम है, हम्म, कुछ ऐसे शब्द कहे जो लोगों को खराब लगा। अक्षय हाँ कुमार जी को भी उस पर बोलना पड़ा।
तो हम्म, हम्म। आप उसे कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं विचार की असहमति है और आपको बोलना चाहिए इस पर? या उन्होंने उस नहीं। फिल्म के टाइटल को समझा नहीं? हाँ, मैं ये कहता हूं कि टाइटल को समझा नहीं, क्योंकि वो टाइटल मतलब जब हमें मालूम ही नहीं है, एक टॉयलेट एक प्रेम कथा, ये पूरा टाइटल है। उसमें हम टॉयलेट पे ही ध्यान देंगे, हम कहेंगे कि ये टॉयलेट क्यों है। पूरा टाइटल है टॉयलेट एक प्रेम कथा। अच्छा, और क्या है, अब जब हमारे समाज में ये एक चेतना जागी है, जिसमें ये है स्वच्छ भारत का एक जो अभियान शुरू हुआ, वो बहुत जरूरी था। उससे मोदी जी के आने से पहले वो स्वच्छ वो किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दी। वो कितना बड़ा अभियान था, हालांकि वो कहने के बाद जब उन्होंने भी शुरू किया तो लोगों ने कहा कि यार ये देखो, ये सफाई की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, ये हो रहा है। लोग गांव मतलब रेलवे लाइन पे लोग बैठते हैं, और उसमें लोग लाइन पे टॉयलेट के लिए वहां जाना पड़ता है, उनको दूर दूर गांव में जाना पड़ता है कि ये बात उठाई गई, और वहीं से एक स्वच्छ भारत का अभियान शुरू हुआ। अब ये छोटी सी सोच है, लेकिन ये कितना बड़ा वो है। कितने सालों से आप देखिए, बल्कि आजादी हम जब से हम बचपन से ही देख रहे हैं कि गांव के बाहर रेलवे लाइन पे इधर उधर, और सुबह कैसे कैसे औरतों को अंदर जाना पड़ता है उठ के, अर्ली मॉर्निंग। पानी नहीं है, ये नहीं है, सफाई नहीं है। तो ये क्या है कि एक सोच को बदलने का एक इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत जो लिया गया। तो ऐसे संदर्भ में जब एक फिल्म का टाइटल आता है टॉयलेट, तो उसमें गलत कुछ नहीं है, उसको पूरा देख तो लीजिए, उसको समझ तो लीजिए कि वो किस, क्या उसका आधार क्या है उस कहानी का। हम्म। हम्म। एकदम रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है कि यार ये टॉयलेट क्यों कर दिया। हम्म। तो मेरा मानना ये है कि वो हम्म। एक जो मूवमेंट चल रहा था, उस हम्म। मूवमेंट के बीच में एक ऐसी फिल्म आई जिसको समझना बड़ा आसान है, कोई हम्म। मुश्किल नहीं है। हम्म। तो आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि जब देश के प्रधानमंत्री जी हम्म। लाल किला से शौचालय और सफाई की बात कर सकते हैं, हाँ, तो हाँ, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री टॉयलेट नाम ले रख करके हाँ, समाज को एक नई दिशा क्यों नहीं दे सकती? हम बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल तो दे सकते आपने सर जया हैं। हाँ। बच्चन जी को, चूंकि उनके नाम के आगे बच्चन लिखा हुआ है, इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उनकी बातों को खुल करके नहीं काटा? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मैं मैंने सुना था उन दिनों ये बात, सर लेकिन आपके पास तो शब्दों का भंडार है, बहुत अच्छे नहीं है, विचार हैं। नहीं नहीं है, लेकिन मैं कई बार क्या होता है कि अ, इतने समझदार हम्म। लोग अगर अपनी समझ से कोई बात कहते हैं, तो अब पता नहीं उनकी समझ इसमें क्या थी, मुझे मालूम नहीं। मैं कहूं कि नहीं साहब, उन्होंने तो इतने पढ़े लिखे पार्लियामेंट के होने के बावजूद, ये होने के बाद, नेता होने के बाद, कलाकार होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद ऐसा क्यों कहा। तो हम ये क्यों ही कह सकते हैं ना, लेकिन क्या वजह रही उनकी कहने की, ये तो किसी को मालूम ही नहीं है कि उन्होंने किस वजह से ये कहा कि ये टॉयलेट शब्द क्यों लिया गया, ये टॉयलेट। और उन्होंने नहीं, बहुत से लोगों ने कहा, जैसे जो है। लेकिन जब आम आदमी देखने गया, थिएटर हम्म। से निकला बाहर, तो हम्म। उनको समझ आया कि कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात कही गई है। तो मुझे लगता है कि अगर उसका इस विरोध की वजह से या लोगों के रिएक्शन की वजह से अगर उसका टाइटल चेंज किया जाता, तो वो अच्छी बात नहीं होती। ये अच्छा है कि उस टाइटल को रखा गया। है। सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतने सारे किरदार निभाए, जी। तो कोई ऐसा किरदार जिसके लिए, जैसे आजकल हम कहते हैं कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है रियलिस्टिक होने के लिए, सुनते हैं कि किसी खास किरदार के लिए खास प्रसिद्ध अभिनेता ने अपने आप को 1 महीने कमरे में बंद कर लिया था, तो ऐसा कुछ करना वो पड़ता? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। हाँ, इतना जरूर है कि वो किरदार को समझना, मतलब अभी मैं कहूं कि जी, कभी कभी एक छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं, एक किरदार निभा रहा हूं जो एक खास किस्म का काम करता है, और वो मैंने कभी किया नहीं, तो उस काम के बारे में जानना, उस काम को थोड़ा समझना, ये जरूरी है। लेकिन
मैं कमरे में बंद कर लूं अपने आप को और कहूं कि जी मैं इस किरदार में मैं डूबना चाह रहा हूं, वो बेकार की बातें हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई काम मैं कर रहा हूं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज, टेक्निकल चीज या कोई और जो ऐसी अभी मैं एक पता नहीं आपने वो फिल्म देखी कि नहीं, एक फिल्म थी अजी। अजी, बड़ी खूबसूरत अजय। फिल्म, बहुत ही खूबसूरत, हाँ। अजी नाम था उसका। और बहुत बेहतरीन फिल्म थी। उसमें मराठी एक्ट्रेस थी वो, मेन उसमें थी, एल्डरली कैरेक्टर था वो। उसमें मैंने एक कसाई का कैरेक्टर किया था, मुस्लिम कैरेक्टर, कसाई का कैरेक्टर तो किया था। तो अब ठीक है, अब मैंने कभी बकरे उस तरह से काटे नहीं, हालांकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, ऐसा कोई वो नहीं है, और खा लेता हूं। लेकिन अब वो कसाई का कैरेक्टर है उसमें। अब मैंने कभी उस तरह बकरा काटा नहीं, चिकन बकरा ये जो भी, मुर्गा बकरा, ये काटने का काम कभी किया नहीं। उसमें बड़ी एक वो एक स्टाइल होता है कि कैसे काटना है, कहाँ से काटना है, कैसे होना चाहिए, कैसे पीसेस होने चाहिए, क्या टुकड़े होने चाहिए। तो अब उसके लिए मैं एक पूरा दिन कसाई की दुकान में गया, और वो प्रोडक्शन हाउस ने ही अरेंज किया था वो। डायरेक्टर भी चाहते थे कि मैं थोड़ा सा समझ लूं, क्योंकि कुछ शॉट्स मेरे हाथ के रहेंगे, उसी में चेहरा भी रहेगा, एक कम मिड शॉट रहेंगे जिसमें दोनों दिखेंगे। तो मैं एक पूरा दिन मैंने कसाई की दुकान में गुजारा, और कई बार मैं उसकी प्रैक्टिस करता रहा कि भाई ये ऐसा है, वो कसाई से उन लोगों ने बात कर रखी थी, कैसे पीस काटने हैं, क्या करना है, वो सब वो बताता था। मैं उसको उस हिसाब से करता था। तो जितने शॉट्स चाहिए थे तकरीबन, उन्होंने कहा इतने में क्लियर हो जाएगा, पता लग रहा है कि आप इस काम को जानते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि और भी बहुत से काम हमारे समाज में होते हैं, जिनको अगर ऐसा कोई किरदार मिल जाए, और वो एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, और वो प्रोफेशन हमको दिखाना है कि वो उसमें एक्टिव है। अगर सपोज कुक है, खाना बनाता है, तो खाना बनाता है, रसोई में वो कैसे जाता है, गैस या कैसे ऑन करता है, चूल्हा कैसे ऑन करता है, बर्तन कैसे उठाता है, कच्ची कैसे चूल्हा, ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अनाड़ी कर रहा है। वो लगना चाहिए कि हाँ, ये आदमी रोज खाना बनाता है, खानसामा है, और ये बनाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो हैं, ये स्किल्स जो हैं, ये एक्टर को इस पे काम करना चाहिए अगर उस तरह की सिचुएशन मिलती है। तो मैं ज्यादातर वो करता हूं। और दूसरा, मैं जब तैयारी करता हूं, मैं कैरेक्टर के मानसिक, जो उसकी मनः स्थिति, मैं उस पर ज्यादा काम। सर, अक्षय कुमार जी उस फिल्म के नायक थे, हम्म। और उनकी फिटनेस को लेकर के बहुत चर्चा होती है, टाइमिंग को जी। लेकर, डिसिप्लिन को लेके वो हाँ खुद भी जी। बहुत करते हैं। तो हाँ हाँ। आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और वो नेचुरली फिटनेस का तो सारी दुनिया जानती है, उनके बारे में सभी कुछ उनका वो रहा ही है, शुरू से हम्म। रहा है। और बल्कि वो इंस्पिरेशन है। लेकिन क्या होता है कि हर आदमी नहीं कर पाता वो, हर आदमी के लिए उस तरह की फिटनेस कर पाना बहुत मुश्किल है। वो इंस्पिरेशन जरूर है, लेकिन वो इंस्पिरेशन जब आती है, अब सुबह 4 बजे उठ के चले जाना, रात को फिर जल्दी खा के सो जाना, और सारी वर्जिश एक्सरसाइज सब करना, सारे स्टंट्स खुद कर देना, ये तमाम चीजें जो है, ये एक पूरे अपने दिनचर्या में कैसे उसको फिट किया जाए, और वो भी हमारी हमारी इंडस्ट्री में जहाँ टाइम का कोई ठिकाना नहीं, टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, शूटिंग चलती है। कोई जरूरी नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम पे लंच ब्रेक हो, कोई जरूरी नहीं है शाम का ब्रेक हो, और ये सब। तो ऐसे माहौल में, जहाँ समय का कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब कब क्या हो रहा है मालूम नहीं, 7 बजे की अगर शिफ्ट है तो और रात तक चल रही है, रात की शिफ्ट है तो सुबह तक चल रही है, ऐसे पूरे माहौल में अपने को रख पाना, अपने को मैनेज कर पाना, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान काम नहीं, पर बियॉन्ड कैरेक्टर आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा था? आपसे उन्होंने नहीं। कुछ बहुत सीखा? नहीं सिखाता तो मैं क्या, लेकिन यह है कि इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब वो हम लोग शूट से पहले भी
एक एक दो दिन की छोटी वर्कशॉप भी की हम लोगों ने साथ बैठ के, जहां पर पूरी स्क्रिप्ट हम लोगों ने पढ़ी, और श्री नारायण जो डायरेक्टर थे वो भी, और राइटर्स सब, हम सब बैठे, और जो मेन किरदार थे वो भी बैठते थे। तो हर सीन को हम लोग पढ़ते थे। हर सीन को पढ़ने के बाद क्या उसमें होगा क्या नहीं होगा, तो उनका भी इनपुट आता था, हम लोग भी जो कहना चाहते थे वो कहते थे। तो तो शूटिंग से पहले ये जरूर रहा कि माहौल बड़ा कंफर्टेबल हो गया। जब हम सेट पे पहुंच के सीन्स करते थे, तो वो हमारे इतने रिहर्स सीन होते थे वर्कशॉप के दौरान, जो हम लोगों ने पहले काम किया उस पे। तो वो बड़ा, एक तो कंफर्टेबल माहौल, कंफर्टेबल हो गया था, बहुत बहुत ही कंफर्टेबल। दूसरा, गिव एंड टेक उनका बहुत जबरदस्त था। अगर हमने कोई चीज की, वो खर्च से उन्होंने उस पर रिएक्ट किया, तो हमने रिएक्ट किया। इस तरह का वो गिव एंड टेक उनका बहुत अच्छा है, और अलर्ट रहते हैं। और ह्यूमर में भी अब जो है उनकी काफी अच्छी पकड़ है। एक्शन तो छोड़ दीजिए, ह्यूमर में भी बहुत अच्छा उनका वो है। रिएक्शन उनके बड़े क्विक हैं, इम्पल्सेस बड़ी शार्प हैं। तो बहुत कंफर्टेबल था पूरा माहौल। और बाकी एक्टर भी, देवेंद्र जो बने दूसरा बेटा, वो भी, दोनों बहुत मेहनती, बहुत अच्छे। सर, एक हम आजकल एक बदलाव ये भी देख रहे हैं हम्म कि जितने भी प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप हम्म देखते हैं कि न्यूज पढ़ने वाले चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हम्म, हैं, घूम रहे हाँ हैं, हाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। हाँ और शब्दों जो वो बोलते हैं उसमें भी अशुद्धता होती है, हम्म, और जो नीचे सब टाइटल्स आते हैं वो भी कई बार गलत लिखे होते हैं। हाँ तो हाँ हम नहीं कहते अपने बच्चों को कि जाओ भाषा की शुद्धता के लिए आप जाकर के हम्म देखो सुनो। लेकिन हम्म हमने वो दौर देखा है जब हमें कहा हम्म, जाता था कि आप रेडियो सुने, हाँ दूरदर्शन जी देखें, न्यूज की एक जी, गरिमा होती थी। बिल्कुल और बिल्कुल उस बिल्कुल। गरिमा के वातावरण में एक गरिमामयी आवाज थी हम्म, जो खास करके 8 बजे मैं खुद सुनता था। हाँ ये आकाशवाणी है। अब हाँ, आप देवकी नंदन पांडे जी से समाचार समाचार हाँ सुनेंगे हाँ तो हाँ उनकी गरिमामयी आवाज, उनके हम्म, संस्कार, पहले तो मैं अपने हाँ आप को धन्य मानता हूं कि जिनको मैंने बचपन में सुना, उनके हाँ, सुपुत्र से बात करने का ईश्वर ने मौका दिया। अरे तो तो हाँ, आपके ऊपर क्या असर पड़ा है, क्या सीखा आपने, और कैसे देखते हैं इस वातावरण को? बहुत सीखा। मतलब अगर मैं कहूँ कि अ, मेरे लिए क्या, वो तो जो भी भाषा से जुड़े हुए लोग थे, उन सब के लिए वो एक इंस्टीट्यूशन थे, बिल्कुल। मतलब लोग उनको सुन के अपनी भाषा ठीक करते थे। और तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में मेरा मतलब लालन पालन हुआ उस माहौल में। और तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े हुए, हमारे पिताजी, मेरे बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे फादर की हिंदी तो खैर ही जो कमांड थी, उनकी अंग्रेजी में भी उतनी ही कमांड थी, संस्कृत में भी उतनी थी, और उर्दू में भी। बहुत शायरी के शौकीन थे, बहुत ज्यादा। तो वो हर भाषा में, उनकी चारों भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। और खास तौर पे क्या होता था कि जब हम धीरे धीरे बड़े हुए, शब्द बोलने लगे, स्कूल जाने लगे, तो जब भी मुंह से गलत शब्द निकलता था, कोई भी, जैसे सपोज कोई भी हमने ठीक नहीं बोला, तो किसे हमने कह दिया सपोज, अरे गलती हो गई, तो क्या है गलती, क्या है, क्या बोल रहा है? गलती हो गई, गलती। तो वो फिर क्या, गलत, हाँ ठीक, इस तरह से वो। अच्छा, वैसे हिंदी शब्द ये है। अ, तो अब उनका क्या था, वो टोकना जो होता था, बीच बीच में टोक देते थे, तो वो शुरू में तो बड़ा खलता था, ऐसा लगता है यार, बाद बाद में टोक देते हैं। लेकिन बाद में रियलाइज किया कि वो तो कहीं हम सीख रहे थे, तो हमारी क्लास हो रही थी, हम, हमारी वो शिक्षा थी। ये बात धीरे धीरे जब मैं सातवीं छठी सातवीं क्लास में पहुंचा, तब मैंने रियलाइज किया कि यार ये। और तब तक मेरा झुकाव ड्रामा और इन सब की तरफ हो गया था। रेडियो नाटक करने लगा था मैं, तो भाषा का फिर वहां जो लोग मिलते थे, वो और ज्यादा उस पे जोर देने वाले, सही भाषा पे। तो एक शुरू से ये कह लीजिए, मेरे लिए वो एक विरासत में मिली हुई चीज रही। अच्छा, और दूसरा क्या है कि मेरे फादर के जो छोटे भाई थे, हमारे चाचा, वो भी बड़े अच्छे ड्रामेटिस्ट थे। तो जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी, वो हमारे यहाँ रह रहे थे, हमारे साथ ही रह रहे थे। तो
उनको वो खुद बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट और बड़े अच्छा उनका वो ट्रांसलेशन एडेप्टेशन बुक्स का ये सब बहुत अच्छा करते थे, तो वो भी बड़े जानकार थे इसके शब्दों के और लेखन के। तो थोड़ा मेरा जो बचपन का माहौल रहा ये, इसने मुझे ये कह लीजिए एक कुदरती जो है एक परवरिश का ये मेरे हिस्सा हो गई। और इसका अ, इसका फायदा मुझे आगे चलकर मिलेगा, और मैं जब इसको ये अपने आप एक एम्बिशन बना लूंगा। जैसे कोई फैन होता है, तो हम देखते हैं कि कोई अपने फेवरेट कलाकार को देखता है तो वो कुछ विक्षिप्त सा हो जाता है, हम्म। वो सेल्फी लेने के लिए जो भी करते हैं। तो अभी हम्म। आप जब आप अपने पिताजी के बारे में बता रहे थे, तो मेरी मन स्थिति कुछ वैसी ही थी। मुझे हम्म। बहुत आनंद आ रहा था। और हाँ। चूंकि समय की एक सीमा है, जी जी। लेकिन मन करता है कि उनके बारे में बहुत कुछ जानूं। कई हाँ बार हाँ आपको हाँ। यकीन नहीं होगा, मैं हम्म। यूट्यूब पे उनके वीडियोस भी देखता रहता हूँ। हाँ, वो खुद बहुत तो जबरदस्त हम्म एक्टर थे, खुद हम्म कमाल के हम्म एक्टर थे। उन्होंने बल्कि दो हम्म फिल्में भी की थी। एक हम्म फिल्म रिटायरमेंट के दौरान, हम्म 82 आई थिंक, 82 ऐसा एक फिल्म की थी उन्होंने। नसीरुद्दीन थे उसमें, आधारशिला। और एक फिल्म की थी जिसमें ओमपुरी थे, अंतहीन। और तमस सीरियल में उन्होंने हिंदू हाँ, लीडर का रोल भी तमस किया का तो था। याद है। हम्म गोविंद जी ने बुलाया था उनको। हम्म। तो वो खुद भी बहुत बेहतरीन एक्टर थे। हाँ। लेकिन क्या था, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां थी, हम्म घर परिवार में वो सबसे बड़े थे। बुआ थी हमारी, वो भी पढ़ रही थी। तो पूरे परिवार की जिम्मेदारी हमारे दादा की डेथ के बाद उन पर आ गई। तो इसलिए कहीं अगर मैं आज सोचता हूँ तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया। उनकी भी मन में बड़ी इच्छा रही कलाकार मतलब अभिनेता बनने की। लेकिन उन्होंने फिर ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि सरकारी नौकरी थी, ऑल इंडिया रेडियो के वो थे। और आजादी के बाद के पहले मतलब न्यूज आकाशवाणी जब बना, पहले तो ऑल इंडिया रेडियो होता था, फिर वो आकाशवाणी हुआ। तो उसके वो पहले न्यूज ब्रॉडकास्टर थे। और वो सिफारिश वगैरह तमाम अगर उनसे कभी कहो कि भाई ये कर दो वो कर दो, आर्ट के मामले में वैसे तो लोगों की मदद मदद कर देते थे। लेकिन जब कला की बात आती थी, कोई कहता था कि ये कर दीजिए हमारे बारे में, वो कहते नहीं। कहते मैं जब 3,000 कैंडिडेट में से मैं अकेला सेलेक्ट हुआ था फॉर समाचार वाचक के लिए, तो बोले कि मैंने मैंने तो किसी सिफारिश नहीं, मैंने तो अप्लाई किया, सेलेक्ट हो गया। हालांकि उससे पहले वो लखनऊ रेडियो में ड्रामा वगैरह किया करते थे, रेडियो ड्रामा। सर, हमारे जैसे आम आदमी के पास तो मनोरंजन के नाम पर हम आज भी हम्म। रेडियो सुनते हैं। रफी साहब, किशोर, हम्म। मुकेश जी को। आप पूरे देश हाँ। का मनोरंजन कर रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल, ये आप हम्म। अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? रेडियो सुनते हैं कि नहीं सुनते? रेडियो सुनता हूँ, कम सुनता हूँ। क्योंकि रेडियो नाटक तो अब आजकल इतने कोई बहुत हम्म अच्छे मैंने हम्म आते नहीं। बीच बीच में एक फिल्मी बार सुने थे, फिल्मी बल्कि गाने मैंने यहाँ वगैरह। बॉम्बे में। हम्म हाँ, फिल्मी गाने सुनता हूँ, फिल्मी गाने सुनता हूँ। कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि कई बार होता है ना कि आप आपके पास टीवी है, आपके पास रिकॉर्ड प्लेयर है, सीडी है, सब कुछ है। लेकिन एक जो रेडियो को सुनने का मजा आता है ना, कभी कभी रेडियो स्टेशन लगा रहे हैं, ये स्टेशन नहीं मिल रहा, ये स्टेशन मिल रहा है, अरे ये कौन सा स्टेशन है, ये कब शुरू हुआ, इसे सुने। तो ये है। हालांकि ये है कि जो ये जो एफएम रेडियो शुरू हुआ है, इसने एक तरह से तो ये कहिए कि रेडियो को जिंदा रखा है। क्योंकि विविध भारती और ये सब चल रहे थे, थोड़ा सा फेड आउट हो रहे थे। एक जमाने में रेडियो प्रोग्राम्स बनते थे विविध भारती पे। शुरू शुरू में मैं बॉम्बे जब आया था 74 के बाद, मतलब 76 के बाद, तो मैं शुरू के दिनों में अपने रोजगार के लिए, अपनी कमाई के लिए रेडियो प्रोग्राम्स किया करता था विविध भारती में। क्योंकि वही एक काम ऐसा था जो मेरे पास रेडी था, जिसको मैं इमीडिएटली कर सकता था। क्योंकि एक्टर के लिए मैं क्योंकि ना मेरा उस तरह का चेहरा, कन्वेंशनल चेहरा और एक्टर, और ना कोई ऐसी पहचान कि प्रोड्यूसर्स ऑफिस में जाएं। और एक संकोच हमेशा रहा है, मेरी मेरी एक जो कमजोरी रही है वो ये रही है। क्योंकि मैं आज भी कहता हूं कि जब आप किसी चीज को चुनते हैं, कोई प्रोफेशन, तो अपनी कमजोरियों के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। मेरी कमजोरी ये रही है कि मैं एक अच्छा सेल्समैन नहीं। अगर मैं अपने को एज एन एक्टर, एक एक्टर मैं प्रोडक्ट हूं, तो मैं अपने आप को कैसे सेल करूं?
कैसे बेचूं, कैसे काम काम मांगूं, कैसे, ये शुरू में बहुत वो रहता था जब तक लोगों ने मेरा काम नहीं देखा। तो वो एक संकोच बना रहा, और वो काम मांगने का संकोच आज भी बना हुआ है। वो मैं नहीं पाता, समय कम है, बहुत बड़ी कमजोरी है। और लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, समय के साथ साथ उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, कि जो जो उनकी कमजोरियां हैं, उसको बदल लेते हैं कि भाई चलो, कि अगर करप्ट माहौल है तो मैं भी करप्ट हो जाता हूँ। इस तरह का एक होता है कि भैया यहाँ करप्शन से काम चलेगा तो करप्ट हो जाओ। लेकिन वो मैं संभाव कर नहीं पाया, मतलब अडेप्ट नहीं कर पाया यहाँ के काम करने के तरीके को, काम मांगने के तरीके, करने के नहीं, मांगने के तरीके। तो वो थोड़ा सा आज भी है वो हिचक। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे जो लोग होंगे आपके बातों को समझेंगे, खास करके ये बात कि आपको खुद को बेचना नहीं आया। आज जबकि हाँ, सब कुछ बिकने को तैयार है, चंद पैसों बिल्कुल। में, चंद बातों हम्म, में आपको बेचना नहीं आया। तो हम्म, ये तो सीखने वाली बात है, और भारत जैसे हम्म, देश में लोगों के लिए गौरव की बात है। सर, हाँ। एक कोई गीत जो आप सुनाएं, जो गुनगुनाते हो कभी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये गाना मुझे बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। तो दोस्तों, आप देख रहे थे, सुन रहे थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता सुधीर पांडे जी को। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप देख रहे हैं मुझे, द हिलेरी टाइम्स पर, मुझे यानी अपने दोस्त, अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार को। और आप देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। जय हिंद।